दोस्तों, इसरो ने नासा को दिया सबसे बड़ा झटका। इसरो के एक स्टेप ने नासा के मुंह से छीन लिया $18 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। जी हां, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और देश का नहीं बल्कि क्वाड कंट्रीज के ही एक मेंबर का है। दरअसल क्वाड कंट्रीज 4 देशों का एक समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया जैसे देश शामिल हैं। अब इसी 4 देशों में से ऑस्ट्रेलिया ने यूएसए और जापान के बजाय इंडिया को $18 मिलियन का एक स्पेस कॉन्ट्रैक्ट दिया है। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया यूएसए का काफी क्लोज रिलेशन है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने यह कॉन्ट्रैक्ट यूएसए को देने की बजाय इंडिया को दे दिया। आपको बता दें कि जब जब चाइना पैसिफिक ओशन और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया को परेशान करने आता है, तब तब यूएसए भी चीन को परेशान करने के लिए साउथ चाइना सी में उतर जाता है। अब सवाल यह है कि फिर भी क्यों ऑस्ट्रेलिया ने नासा को, जो कि अमेरिका में स्थित दुनिया की प्रीमियर स्पेस एजेंसी है, उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देकर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दे दिया। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि अब इस पर यूएसए का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या रिएक्शन होने वाला है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में कई ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां के लोगों की लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड काफी जबरदस्त है। यहाँ के सिटी भी काफी खूबसूरत हैं। यहाँ सब कुछ अच्छा है, फिर भी इन देशों के पास खुद का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्पेस एजेंसी नहीं है। कुछ देशों के पास है भी तो या तो वो इनकेपेबल हैं या फिर वो पूरी तरह बनी नहीं है। इन्हीं देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया और यूके भी है। भले इन कंट्रीज के पास काफी पैसा है, लेकिन इनके पास खुद का स्पेस एजेंसी नहीं है। जब भी इन्हें खुद का सैटेलाइट लॉन्च करना होता है, तब ये दूसरे देशों के स्पेस एजेंसी को पैसे देकर उनसे खुद के सैटेलाइट को लॉन्च करवाते हैं। ऐसा ही कुछ अभी ऑस्ट्रेलिया को करना था, पर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ काफी बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर दी। दरअसल 2018 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया। 2018 से पहले इनके पास कोई स्पेस प्रोग्राम था ही नहीं। सेम ऐसा ही हाल यूके का भी है। आज तक यूके ने भी खुद से एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में बस 77 स्पेस एजेंसीज हैं, जिनमें से सिर्फ 16 स्पेस एजेंसीज ही ऐसी हैं जिनके पास अंतरिक्ष में किसी भी चीज को भेजने की कैपेसिटी है। और इन 16 में से भी सिर्फ गिनी चुनी 4 से 5 स्पेस एजेंसीज ऐसी हैं जिनके लॉन्चर हर बार सक्सेसफुल होते हैं। 90% से ऊपर जिनका स्ट्राइक रेट है, इसमें पहला नाम है नासा का और दूसरे नंबर पर आता है जैक्सा जापान, रोसकॉस्मोस रशिया और इसरो इंडिया का। दोस्तों, इन सब में अगर कोई कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एजेंसी है तो वो है भारत की इसरो स्पेस एजेंसी। दोस्तों, इसरो दुनिया का सबसे ज्यादा किफायती और सबसे सस्ता मेथड से काम करने वाला स्पेस एजेंसी है, जो किसी भी सैटेलाइट को लिव इन लो अर्थ ऑर्बिट में सेटल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट नहीं, और भी आगे भेजना है तो भारत के पास में जो क्षमता है उसे स्पेस लॉन्चिंग की, वो बेहद सस्ती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब नासा अपने स्पेस शिप को SLS के थ्रू स्पेस में भेजते हैं तो उन्हें एक स्पेस शिप को लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेट करने के लिए 58,000 प्रति किलोग्राम डॉलर खर्च करना पड़ता है। यानी आपका जो सैटेलाइट है, अगर उसका वजन 1 किलो है तो आपको $58,000 पे करना पड़ेगा उसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेट करने के लिए। लेकिन एक चीज जो यहाँ समझने डालने लायक है वो ये है कि आजकल इन सब कामों के लिए बहुत सारे कंट्रीज प्राइवेट स्पेस एजेंसी को ज्यादा अप्रोच करते हैं। नासा खुद भी अपने कई सारे लॉन्चर्स को दूसरे प्राइवेट कंपनी को दे रहा है, जैसे कि एलन मस्क की स्पेस एक्स। दोस्तों, स्पेस एक्स ने इस प्राइस को कम करके 3,000 से 2,700 प्रति केजी डॉलर कर दिया। नासा की बात करें तो नासा ये खुद नहीं कर पा रहा है, बल्कि स्पेस एक्स से करवा रहा है। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात यह है कि स्पेस एक्स को अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई देश उसे इतनी आसानी से अपने रॉकेट को लॉन्च करने के लिए अप्रोच करे। वहीं बात करें इसरो की, तो इसरो ने महज $2,000 प्रति केजी से लोअर अर्थ ऑर्बिट में रॉकेट भेजना का प्राइस सीमित कर दिया है।
अब इस ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री जिनके पास स्पेस का बजट कम है, वो भी अपने रॉकेट को स्पेस में भेज पाएंगे। आपको बता दें कि भारत के पास भी अलग अलग लॉन्च व्हीकल हैं, जैसे कि PSLV पोलर लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में इसके लोअर अर्थ ऑर्बिट के बाहर सेट करने का काम करती है। अब मजे की बात यह है कि इसरो ने ऑस्ट्रेलिया के साथ $18 मिलियन का यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसमें भारत को सिर्फ SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसरो के पास जो स्मॉल लॉन्च व्हीकल है वो आराम से 500 किलोग्राम के किसी भी पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में सेटल कर सकता है। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट जो लॉन्च करवाना चाहता है वो 450 किलोग्राम की है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इसरो की कैपेसिटी कहां से कहां पहुंच चुकी है। अब दुनिया भर के कई देश इसरो के साथ टाई अप करने को तैयार हैं। वो नासा और स्पेसएक्स की तरफ जाना ही नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ इसरो की तरफ आना चाहते हैं। इसरो के पास भले ही उतना बजट ना हो जितना स्पेसएक्स के पास में है, फिर भी लोग इसरो के साथ ही टाई अप करना चाहता है। दोस्तों, भारत ने भी स्पेसएक्स की तरह ही एक ऐसे रीयूजेबल रॉकेट को डेवलप कर लिया है जो कई बार इस्तेमाल किया जाएगा। ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाकर वेस्ट नहीं होगा। ये रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचेगा, वहां पेलोड को रिलीज करेगा और वापस धरती पर लौट जाएगा, जिसका इस्तेमाल फिर से किया जाएगा। दोस्तों, अब देखें तो भारत भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो भी दुनिया में अपने परचम को लहरा रहा है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री जो कि अमेरिका के इतने करीबी है, वो भी इसरो को ही अपनी पहली पसंद मान रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इसरो ने इतने कम बजट में ये कैपेसिटी कैसे डेवलप कर ली है कि वो दुनिया के सभी स्पेस एजेंसी से कम कीमतों पर काम करने को तैयार रहता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल इसरो ने इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसे डिजाइन किया है, जो किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। इसरो उस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता है जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव नेल्स को नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरा चीज हमारे यहाँ लो लेबर कॉस्ट है। जब हम लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्द का मतलब लेबर मतलब लिटरल मजदूर नहीं, बल्कि हमारे साइंटिस्ट हैं। भारत में साइंटिस्ट को जो सैलरी मिलती है वो काफी कम है। इससे फायदा ये होता है कि इसरो बहुत कम सैलरी में बहुत ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट को रख पाते हैं और कुछ बहुत बड़ा प्लान कर पाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ समय बाद जब ये साइंटिस्ट इसरो में ट्रेंड हो जाते हैं, तब नासा जैसी कंपनी इसे ज्यादा पैकेज देकर अपने पास बुला लेती है। हालांकि इसमें इसरो की कोई गलती नहीं है, सभी को हक है अपने करियर बनाने का। ऐसे में अगर कहीं और से कोई अच्छा ऑफर आता है तो साइंटिस्ट वहां जाएगा ही। दोस्तों, ये सही हुआ कि इसरो की स्थापना हमने सही समय पर कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसी गलती हमने नहीं की। हमने काफी पहले इसरो की रचना कर दी और इसरो पर काम शुरू कर दिया था। यही कारण है कि आज और देशों के मुकाबले हमारी स्पेस एजेंसी काफी आगे निकल चुकी है। आज दुनिया हमारे यहाँ लाइन लगाकर खड़ी है कि हम उनका सैटेलाइट लॉन्च कर दें। आज इसरो 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं है। इसरो लगातार लॉन्चिंग कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि अब इसरो के पास काफी अमाउंट में फंड भी आ रहा है। इस फंड से इसरो और भी कई नए रिसर्च कर पाएगा। यहाँ तक कि वो अपने साइंटिस्ट का सैलरी भी बढ़ा कर दे पाएगा ताकि वो अच्छी सैलरी के लिए विदेश न जाए। दोस्तों, याद रखने वाली बात, हमारा इसरो इतना फला फूला इसलिए क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात जी जान लगाकर मेहनत की है। अगर हमारे वैज्ञानिक अभी भी हमारे साथ रहेंगे और ज्यादा क्वांटिटी में रहेंगे तो डेफिनेटली आने वाले कुछ ही समय में हम नासा को बीट कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।